Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of November 2021। तो 13 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर एंड, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे करंट अफेयर्स कोर्स की जो हमने स्टार्ट किया इस बार। उसमें आपको ऐसे राइटिंग के भी 10 वीडियो मिलेंगे, प्लस आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, एंड मेंस के लिए जो एडिटोरियल्स होते हैं उनके डिस्कशंस भी हम करेंगे। तो अगर आप वो सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से कमेंट से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज ऑन यू। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है शी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है शी वॉज एसोसिएटेड विद द सत्य शोधक समाज। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शी अलॉन्ग विद हर हस्बैंड रिकॉग्नाइज्ड दैट एजुकेशन वॉज वन ऑफ द सेंट्रल प्लैंक्स थ्रू विच वुमेन एंड डिप्रेस्ड क्लासेस कुड बी एम्पावर्ड। तो आपको बताना है कि किसकी बात चल रही है। द अबव स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ए है सावित्री बाई फुले, बी है उषा मेहता, सी है कादम्बिनी गांगुली, या डी है सरोजनी नायडू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेवल प्लान अराइव्ड एट शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ वेवल प्लान के अंतर्गत की गई थी। ठीक है ना। वेवल प्लान के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज़ की गई थी। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडियनाइजिंग ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरा कह रहा है पार्टीशन ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है रिमूविंग एनी कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड कोटा इन एक्सीलेंस काउंसिल। एंड तीसरा कह रहा है पार्टीशन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा चीज़ इसमें से वेवल प्लान के अंतर्गत हुआ था। तो 1 and 2, 2 and 3, 1 only या 1, 2 and 3, these are the options. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशन वॉज रिलेटेड टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सी कमीशंस जो हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट इज जेवीपी कमेटी, सेकंड इज धार कमीशन, थर्ड इज फजल अली कमीशन, या फोर्थ इज गोखले कमीशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स एज वेल। जो पहला सवाल है उसका आंसर है सावित्री बाई फूले, एंड शी इज रिगार्डेड as the first female teacher of India। याद रखिएगा, regarded as first female teacher of India। and थर्ड स्टेटमेंट भी जो है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है उनके बारे में बताते हैं, सत्य शोधक समाज से वो जुड़ी हुई थी। वेवल प्लान के रिगार्डिंग जो कि 1945 में हुआ था उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। तो इसमें जैसे 3 स्टेटमेंट्स दिए ना, तो केवल पहला सही है, इंडियनाइजिंग ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि ना पार्टीशन ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था, ना रिमूविंग एनी कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड कोटा कहा था। मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बता दूं तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कहा गया था इट विल हैव ऑल द इंडियन मेंबर्स एक्सेप्ट द वाइसरॉय हिमसेल्फ। काउंसिल को पूरा इंडियनाइज कर दिया जाएगा, मतलब सारे इंडियन मेंबर्स रहेंगे, केवल वाइसरॉय जो रहेगा एंड कमांडर इन चीफ जो रहेगा वो इंडियन नहीं रहेगा। देन इसके अलावा बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लासेस, इन सबको सीट्स दी थी। एंड इसमें फिर मतलब कि उनके पॉपुलेशन शेयर के से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज सीट्स दी थी, है ना। तो रिजर्वेशन ऐसा नहीं था कि कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड कोटा नहीं था, तो कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड कोटा था। कास्ट, हिंदूज, मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख, इन सबको अलग अलग दिया था, ठीक है ना। एंड इसमें इन्होंने कहा था कि वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल विल स्टिल हैव द पावर ऑफ वीटो बट इट्स यूज विल बी मिनिमल। तो वेवल प्लान में ये चीज़ कही थी कि वीटो पावर है। आप लोग लिख रहे हो ना, लिख लेना इस चीज़ को। पहला मैंने जो बताया कि इंडियनाइज कर दिया जाएगा काउंसिल को। दूसरा मैंने बताया कि उनको बैलेंस्ड कोटा दिया गया था, मतलब कास्ट, हिंदूज, मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लासेस, सिख को, इन सबको बोला गया था कि आपको, जैसे मुस्लिम्स को 6 सीट दी थी, 14 मेंबर्स में से 6 सीट दे दी थी मुस्लिम्स को, तो उन्होंने बिल्कुल वो दिया था। फिर इसके अलावा वाइसरॉय को उन्होंने कहा था गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास वीटो की पावर रहेगी लेकिन मिनिमल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड इसमें एक और चीज़ थी कि जो फॉरेन अफेयर्स का पोर्टफोलियो था वो उन्होंने कहा था कि गवर्नर जनरल से ट्रांसफ़र करके हम किसी इंडियन मेंबर को दे देंगे, ठीक है ना। एंड डिफेंस हैंडल करेगा कोई ब्रिटिश जनरल, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जब तक फुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होता तब तक डिफेंस कोई ब्रिटिश जनरल हेड करेगा और फॉरेन अफेयर्स कोई इंडियन मेंबर हेड करेगा, ठीक है ना। एंड कॉन्फ्रेंस जो है वो कन्वीन करेगा वाइसरॉय, एंड ये उन्होंने कहा था
तो ये सारी चीज़ें थी दैट वर हैपनिंग इन द वेवल प्लान। तीसरा सवाल जो मैंने पूछा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन सी है, तो इसमें 1, 2 एंड 3 तो हैं। जेवीपी कमेटी आप सबको पता होगा, है ना, एंड इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया थे। और आपके धार कमीशन, ऑब्वियस सी बात है, धार कमीशन आप सबको पता होगा 1948 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी धार कमीशन में। एंड फजल अली आप सबको पता होगा, जो फाइनली 1953 में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और 1956 में फिर इनके बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। आज का मेंस क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द रेलिवेंस ऑफ, क्रिटिकली एनालाइज द रेलिवेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, critically analyze the importance of Jawaharlal Nehru in maintenance of democracy in India after 1947। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के रोल को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आगे मूव करते हैं, देखते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है निगोशिएटर्स एट COP26 ब्रेनस्टॉर्म ओवर द ड्राफ्ट। अब COP26 का ड्राफ्ट बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले 2 फैक्ट लिख लीजिए कि क्लाइमेट टॉक्स के जो अगले सेशन है यानी COP27 जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा शर्म एल शेख इजिप्ट में। ओके, तो शर्म एल शेख इजिप्ट में होगा। एंड COP28 यानी 28th एडिशन जो होगा वो आपका 2023 में होगा। कहाँ पे, UAE में। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जगह याद रखिएगा। पहला है इजिप्ट में, आपको याद रखना है शर्म एल शेख इजिप्ट में 27th COP होगा। और 28th एडिशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका UAE में होगा। इसके अलावा आपको ये यहाँ पे एक नाम देखो दिया हुआ है, ये रेड रेबल ब्रिगेड आपको दिख रही होगा। तो ये रेड रेबल ब्रिगेड क्या है, बेसिकली ये लोग क्लाइमेट चेंज के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी अर्जेंसी है। एंड दे आर वियरिंग द रेड टू सिंबलाइज द डेंजर ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये रेड पहनते हैं जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसके डेंजर को शोकेस करने के लिए। एंड द रेड रेबल्स विल स्टेज हॉन्टिंग परफॉर्मेंसेज एट ईच स्टेशन अलॉन्ग द रूट। जो भी वहाँ पे यूके में अभी जो रूट मिल रहा है, जो स्टेशन मिल रहा है, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का जो डेंजर है उसको शोकेस कर रहे हैं। ये रेड रेबल ब्रिगेड का नाम आप जरूर याद रखना है ना। अगर आपसे पूछा तो आपको याद होना चाहिए कि भाई रेड रेबल ब्रिगेड हमने किस टर्म्स में, किस रेफरेंस में सुना था। अब यहाँ पे जो ड्राफ्ट बन रहा है उसमें कई डेवलपिंग कंट्रीज ने जो मुद्दे उठाए वो ये उठाए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ने $100 बिलियन एनुअली देने का वादा किया था 2020 के बाद, 2020 के बाद उन्होंने एनुअली देने का वादा किया था $100 बिलियन, वो कहाँ चला गया, वो अभी तक क्यों नहीं दिया गया, और क्लाइमेट फाइनेंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 2023 से 24 के बाद देंगे, लेकिन इंडिया और कुछ जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे हैव डिमांडेड फाइनेंसिंग पोस्ट 2025 एंड आल्सो फंड्स फॉर द लॉस एंड डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप 2025 के बाद दो भले, लेकिन हमको जो लॉस हुआ है उसको भी काउंट करो और उसको भी आप हर्जाने के रूप में दो, लॉसेस को भी आप हर्जाने के रूप में दो। तो दिस इज व्हाट द डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज। दूसरी जो न्यूज़ है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल्स 2.6% इन सितंबर। तो यहाँ पे IIP यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो निकाला गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो पब्लिश कौन सा ऑफिस करता है, तो आप नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलेंगे आप, NSO। पहले इसको CSO अपन लिखते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखते थे, अब इसको NSO ही लिखेंगे आप। दिस इज द डेट ऑफ NSO रिलीजिंग द डेट ऑफ IIP, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आप इसको बोल सकते हैं। अब IIP जो है उसके बारे में थोड़े फैक्ट्स बता दूं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक ऐसा इंडेक्स है जो कि बताता है कि कितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कितनी मतलब माइनिंग हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ। तो मेजर जो तीन हेड्स हैं वो माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग है। माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग ये 3 मेजर हेड्स हैं अंडर योर IIP। अब IIP क्या है, एक इंडिकेटर है दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है ना, तो ये IIP एक इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको मंथली कंपाइल और पब्लिश किया जाता है NSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा इसको मंथली पब्लिश किया जाता है। और ये आते ही कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है।
आपको ये भी याद रखना है कि इसके जो ब्रॉड सेक्टर्स हैं वो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी है। ब्रॉड सेक्टर्स हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड यूज बेस्ड जो सेक्टर्स हैं वो बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है ना। यूज बेस्ड सेक्टर कौन कौन से? बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बेस ईयर जो आईआईपी का है वो अभी भी 2011-12 है, 2011-12 है बेस ईयर आईआईपी का। स्टडी सेज दैट रिमोट एजुकेशन वॉज इनएक्सेसिबल टू मोस्ट चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक स्टडी की गई जिसमें डिजिटल डिवाइड के बारे में बताया गया है। देखो, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी एक ग्रुप को तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है लेकिन दूसरे ग्रुप को अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ पैंडेमिक में सबसे अधिक देखी गई क्योंकि केवल 20% स्कूल एज चिल्ड्रन थे इंडिया में ऐसे जिनके पास एक्सेस थी टू रिमोट एजुकेशन, मतलब कि जो घर बैठ के पढ़ सकते हैं। ऐसे केवल 20% बच्चे ही थे जो कि वीडियोज़ के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस ले सकते थे। अब ये जो रिपोर्ट है वो एक किसने निकाली है? तो लर्न एशिया। अब इसमें लर्न की स्पेलिंग क्या है? LIRNE, लर्न एशिया। इट इज़ अ थिंक टैंक बेस्ड ऑन डिजिटल पॉलिसी। ये थिंक टैंक है जो कि बेस्ड है डिजिटल पॉलिसी में। इसने एक रिपोर्ट निकाली है लर्न एशिया एंड इक्रियर ने, है ना। इक्रियर और लर्न एशिया ने रिपोर्ट निकाली जिसको लर्न एशिया एक थिंक टैंक है जो कि डिजिटल पॉलिसी बेस्ड है। एंड इसने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे जो हाउस होल्ड्स ऐसे भी थे जहाँ पे ड्रॉप आउट के केसेस देखने को मिले, है ना। इसका जो मेजर रीज़न था वो क्या था? कहीं कहीं कनेक्टिविटी का इशू था, कहीं पे एक्सेस टू डिवाइस नहीं थी, मतलब एक तो डिवाइस नहीं है, दूसरा कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पुअर सिग्नल है, कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में चिल्ड्रन इसको यूज़ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज हाई एज 36% ऑफ द हाउस होल्ड्स विद इनरोल्ड स्कूल एज चिल्ड्रन डिड नॉट हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। In 92% of such households, children did not receive remote education. तो 92% households ऐसे थे out of this 36% जिनको कि बिल्कुल no education at all, 2 साल कोई education नहीं मिला। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो इशू था, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी 36% हाउस होल्ड्स में थी। अब जो 64% है उसमें भी केवल 31% को ही रिमोट एजुकेशन मिला। एंड जो लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी उनमें से तो मतलब कि बहुत सारे 92% ऐसे थे जिनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला, मतलब रिमोट एजुकेशन नहीं मिला। तो देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा ये डिजिटल डिवाइड देखने को मिला, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। तो वो चीज़ काफ़ी देखने को मिली। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। द एंड्योरिंग रेलिवेंस ऑफ नेहरूज लेगेसी। अब यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं, एक तो है नेहरू जी के ऊपर और दूसरा है नाम के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको दोनों जोड़ के बताता हूँ। देखो, एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस आई उस समय जो डेमोक्रेसी थी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए ड्विंडलिंग स्टेज में थी या नेसेंट स्टेज में थी, इन्फेंट स्टेज में थी, इन्फेंट डेमोक्रेसी आप बोल सकते हैं। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। ऐसा नहीं कि कई लोग उसमें लिखते हैं कि दोनों में लड़ाई थी, किसी को प्रधानमंत्री बनना था, किसी और ने बन गए। लेकिन आप सोचिए कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चलो ठीक है, लेकिन जो काम एज अ होम मिनिस्टर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया उस काम को कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। ही वॉज सो मच, मतलब कितना ज़्यादा अच्छे से उन्होंने वो काम हैंडल किया। वो काम इवन अगर नेहरू को भी होम मिनिस्टर बना दिया जाता ना तो शायद वो इतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाते जितने अच्छे से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया। तो एवरी पर्सन वॉज एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन वॉज फॉर द राइट जॉब। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी चाहिए। हमको लड़ाई बढ़ाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, दोनों की बात है। एंड दोनों अगर उस समय एक साथ मिलकर के एक गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि वहाँ पे इश्यूज नहीं रहे होंगे या दैट वाज रेलिवेंट फॉर दिस कंट्री। अल्टीमेटली पीपल आर नॉट रेलिवेंट, इट इज द कंट्री दैट मैटर्स, है ना। देश इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी अगर आपको आंसर लिखना पड़े, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए इन दोनों के रिगार्डिंग, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, दोनों के बारे में फेवरिंग चीजें लिखेंगे, दोनों को ही आप प्रमोट करेंगे, है ना, दोनों को ही एट द सेम मूवमेंट। तो यहाँ पर वही वाली बात ऑथर ने भी, शशि थरूर ने भी लिखी है कि जवाहरलाल नेहरू को हर मूवमेंट पे सपोर्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया,
और जो इतनी प्रेसिडेंसीज और ये सब थी 565 प्रेसिडेंसीज थी, उनको फिर मिला करके एक करना, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब, एंड यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। जवाहरलाल नेहरू का रेलिवेंस ये भी है कि उन्होंने जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो मूव किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने देखो बहुत ही क्लियर टर्म्स में ह्यूमन राइट्स की बात कर दी, फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बोल दी, ठीक है ना। तो दैट वाज समथिंग दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव फ्रॉम हिज पार्ट, है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। एंड डेमोक्रेसी को, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी को होल्ड करना इतना आसान नहीं था उस समय, मतलब 1947 के बाद स्पेशली ये देखते हुए कि मतलब इंडिया में महात्मा गांधी का मतलब उनको असैसिनेशन कर दिया गया 1948 में, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख। तो कुल मिलाकर ऑथर ने यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में अच्छा कहा है, साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी उतना ही अच्छा कहा है जितना कि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। दोनों ही लोग अच्छा ही डिजर्व करते हैं ना, हम लोग उनको लड़ाएं ना, दिस इज व्हाट एक्चुअली ही मीन्स। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा इनिशिएटिव हुआ था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, वो था नाम का इनिशिएटिव। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जब आज़ादी के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था कैपिटलिस्टिक यूएसए और दूसरा था कम्युनिस्ट यूएसएसआर, और दोनों ही हमको अपने खेमे में बुलाना चाहते थे। ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को बना पाएँ और सॉवरेनिटी के साथ काम कर सकें। अदरवाइज हम किसी एक ग्रुप का हिस्सा बनते तो कहीं ना कहीं हम इनके दबाव में काम करते रहते। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उस समय जो हमारे थे, उनके अंदर ये बहुत बड़ी सूझबूझ थी उस समय कि उन्होंने जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था और उसके अलावा जो 5 कंट्रीज़ थी, यानी कि इजिप्ट थी, यूगोस्लाविया था, या इन सब कंट्रीज़ के साथ मिलकर हमने जो स्टार्ट किया, नाम का फॉर्मेशन किया 1955। दो डेट आपको याद रखनी नाम के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। 1955 जिसमें एफ्रो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना, ब्लैक पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। एंड इसके अलावा जो 1961 में बेलग्रेड का समिट हुआ था, जहां फाइनली बोला जाता है कि नाम बना था, 1961 बेलग्रेड समिट हुआ, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि अभी नाम जो है रिसेंट ईयर्स में जो अपनी रेलिवेंस है धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो करंट लीडरशिप है उसके अकॉर्डिंग, जो ऑथर के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो एक कहना चाहिए कि मिलिट्री अलायंसेस की तरफ और अलायंसेस की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, जबकि नाम था कि नाम किसी भी अलायंस के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे थे, है ना। ये नहीं कि वो कोलैबोरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, बट वो मिलिट्री अलायंस इस तरीके के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं बना रहे थे। बट नाउ अडेज जो करंट लीडरशिप है उसको मिलिटरीली भी और आइडियोलॉजिकली भी किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए के बहुत ज़्यादा हम कहना चाहिए प्रेशर में भी हैं, और बहुत सारे हमने उनके साथ एग्रीमेंट्स भी साइन किए, चाहे वो डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात हो या किसी की भी बात हो, तो वो सारे हमने उनके साथ साइन किए हुए हैं। तो ये एक डिफरेंस है, एंड इसी कारण से जो नाम का रिलेवेंस है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। एंड ये केवल नाम के साथ नहीं हो रहा है, चाहे आप सार्क की कंडीशन देख लीजिए, चाहे आप ब्रिक्स की कंडीशन देख लीजिए, इन सब में ही हमको देखने को मिला कि जो ग्रुप्स हैं ये कहीं ना कहीं अपना रेलिवेंस जो है वो खोते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर से। इसके अलावा जो नाम का कुछ और फेलियर्स थे, ऑथर ने कहा कि कलेक्टिव एक्शन कहीं ना कहीं लैक कर रहा था ये ग्रुप। एज अ ग्रुप कलेक्टिव एक्शन नहीं है इसके अंदर, देन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस नहीं है, एंड नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक और इंफॉर्मेशन ऑर्डर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक तो सेल्फ रिलायंस की कमी थी, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस की कमी थी, कलेक्टिव सेल्फ कहना चाहिए कलेक्टिव एक्शन की कमी थी। इसके अलावा कहना चाहिए कि जो इकोनॉमिक और इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या ऑर्डर इस तरीके का कुछ नहीं क्रिएट कर पाया। नाम जो है ऐसी कंट्रीज के लिए जो अफ्रीकन कंट्रीज बाद में जुड़ी उनके लिए कुछ इक्वालिटी के लिए काम नहीं कर पाया। फाइनली आज देखो कंडीशन जो खराब है सबसे अधिक वो अफ्रीकन नेशंस की ही खराब है। तो दीज आर द थिंग्स विच वर हाईली इम्पैक्टिंग द रेलिवेंस ऑफ नाम, एंड वही कारण है कि ये ऐसा है। इनफैक्ट 1962 में उसके बाद जब चाइनीज़ हमारे ऊपर अटैक कर गए थे तो बहुत सारी नाम की जो कंट्रीज थी उन्होंने हमारी मदद भी नहीं की। तो ये भी एक एज अ ग्रुप कलेक्टिव एक्शन मिस करता है ना भाई। उस समय आप नहीं करोगे लेकिन अपने जैसे आइडियोलॉजिकली कंट्रीज की मदद तो करोगे ना, तो वो भी उसका कहीं ना कहीं फेलियर में ही आएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 2 आर्टिकल्स, इसको याद रखिएगा। और नाम का ये 60 साल पूरे हो रहे हैं, और ये जो प्रेजेंट लीडरशिप है ये किधर जा रही है याद रखिएगा, किधर की तरफ जा रही है, ये जा रही है टुवर्ड्स अलायंसेस, टुवर्ड्स अलाइनमेंट्स। और ये अलाइनमेंट जो है ये किसी एक आइडियोलॉजी से इम्पैक्टेड है। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेहरू का जो आइडियलिज्म था उससे हट करके अब हम किसी दूसरे फील्ड में
जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। निगोशिएशंस की बात मैंने फ्रंट पेज पे की थी, जिसमें बताया था कि क्या क्या चीज़ें निगोशिएट करनी है। तो इंडिया ने डिमांड किया है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, है ना, ओवर द नेक्स्ट डिकेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू अडेप्ट टू एंड मिटिगेट द चैलेंजेस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, या कहना चाहिए कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनसे सही करने के लिए इंडिया ने डिमांड किया है $1 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले डिकेड में $1 ट्रिलियन उन्होंने डिमांड किया है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। ये चीज़ मैंने आपको वैसे भी बताई थी कि बेसिकली इंडिया चाहता है कि $1 ट्रिलियन मिले, तभी वो जाकर के अपने कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें वो सही NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से उनको पूरा कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग। और क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में आज मैंने आपको बता दिया कि वो चाहते हैं कि 2025 तक आप एक क्लाइमेट फाइनेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरीके से आप डिलीवर करेंगे, किस तरीके से आप गोल्स को पूरा करने में मदद करेंगे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो सारी चीज़ें वो चाहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इंडिया एंड अदर कंट्रीज वांट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज। वैसे अब रात तो हो गई है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आधा वीडियो दिन में बनाया था और आधा अभी मैं रात में बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज सो बिजी दैट इन बिटवीन दैट वीडियो आई हैड टू गो। जब मैं वो वीडियो बना रहा था सुबह आज न्यूज़ एनालिसिस का, उसके बीच में मुझे उठ करके जाना पड़ा था। आई टर्न ऑफ द वीडियो एंड देन आई एम जस्ट back after I think it is almost after 12. So इसके बाद मैं अभी जस्ट पहुंचा हूँ and I tried to complete this video. So okay, no problem, I will complete it. Those who want to see they can see. Cyber crime went up by 500% during the pandemic. तो ये जनरल विपिन रावत जी का कहना है कि जो पैंडेमिक का टाइम आया है, ऑब्वियस सी बात है, वर्क फ्रॉम होम और ये सारा कल्चर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। ऐसे में लोग कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एंड इसी समय में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, वो 500% से ज़्यादा ओवरशूट कर चुके हैं। 500% से ज़्यादा ग्लोबल पैंडेमिक के टाइम में जो साइबर क्राइम्स है, दे हैव ओवरशूट बाय मोर देन 500% इन दैट पीरियड। और ऐसे में जैसे रैंसमवेयर के अटैक हो गए, ड्रोन्स के अटैक हो गए, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस को कंट्रोल हैक किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग साइबर अटैक्स हो रहे हैं पूरे नेशन में, अगर आपने देखा हो तो लॉकडाउन के टाइम पे इनकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली 500%। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी का कुछ करें, और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी लिंगर कर रहा है उसको भी हमको लाना चाहिए विद कैवियट्स की कुछ किसी तरीके से नुकसान न पहुँचाया जा सके, लोगों के डेटा के साथ खिलवाड़ न की जा सके। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो रशिया बेलारूस होल्ड ड्रिल्स नियर पोलैंड। रशिया और बेलारूस ने ड्रिल की हैं पोलैंड के पास, एंड ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले भी कि कल मैंने आपको जो बताया था कि बेलारूस जो है उसकी मदद कौन कर रहा है, रशिया मदद कर रहा है। और बेलारूस के ऊपर वो लुकाशेंको वाला केस चला है कि लुकाशेंको जब वहाँ पे इलेक्ट होके आए तो उनके इलेक्शन में कहा गया कि ये इन्होंने धांधलीबाजी की है, धांधलीबाजी वाली बात हुई थी, और इस कारण से इनका अपोज किया जा रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि वहाँ पे जो उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, चाहे पोलैंड हो चाहे लिथुआनिया हो, ये इनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पड़ती है ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये अगर बीच में बेलारूस है, इधर रशिया है, तो फिर इधर आपका पोलैंड है, इधर आपका लिथुआनिया है, ठीक है। तो ये आपको आई होप मैप अभी भी याद होगा बेलारूस का। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड यहाँ पे बेलारूस और फिर बेलारूस ने क्या किया था, कल जो न्यूज़ थी वो ये थी कि वो फिर माइग्रेंट्स और इन सबको वहाँ पे धकेल रहा है, और पोलैंड की तरफ, लिथुआनिया की तरफ, एक तरह से कहना चाहिए कि माइग्रेंट बॉम्ब एक तरीके से उन्होंने फोड़ा है उधर साइड। तो बेलारूस इज डूइंग ऑल दिस थिंग, एंड नाउ रशिया के साथ वो ड्रिल्स भी कर रहा है पोलैंड के पास जाकर। तो टेंशन जो है वो इन बेलारूस और जो बाकी के EU मेंबर्स उनके बीच बढ़ती जा रही है। टेंशंस आर इंक्रीजिंग। फिर असांजे गिवन नॉट टू मैरी पार्टनर इन प्रिजन। विकीलीक्स के जो फाउंडर है जूलियन असांजे, उनको ग्रांट कर दी गई है परमिशन टू मैरी हिज पार्टनर स्टेला मॉरिस इन प्रिजन। तो प्रिजन में शादी करने के लिए ये विकीलीक्स के जो फाउंडर है जूलियन असांजे, उसको परमिशन दे दी गई है। आप पार्टनर का नाम याद रखना स्टेला मॉरिस, आप फाउंडर का नाम याद रखना विकीलीक्स के जूलियन असांजे। तो ये बड़ी हस्ती है, इस समय कहाँ पर है ये आपका हिज इन प्रिजन करेंटली लंडन हाई सिक्योरिटी बेलमार्श प्रिजन। तो बेलमार्श प्रिजन में है ये, है ना, तो याद रखिएगा।
दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव कर लेते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे तो ऐसे कोई खास न्यूज़ यहाँ पे नहीं दिखी मुझे जो बताना ज़रूरी हो। एंड फाइनली दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।